प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्याय रहेगा पवने विंड्स। मैं सुभाष चंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बालसमंद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पवन के बारे में। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल शांत अवस्था में नहीं है। इसमें निरंतर परिसंचरण या सर्कुलेशन होता रहता है, और यह सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है। पहले पवनों के रूप में वायु का क्षैतिज प्रवाह अथवा धरातल के समानांतर प्रवाह पवन कहलाता है। वायु उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, और चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। यानी कि उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जब वायु क्षैतिज रूप में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है, उसे पवन कहते हैं। हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई हाई प्रेशर क्षेत्र है और ये क्षेत्र लो प्रेशर जोन। तो इस प्रकार से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जब एयर का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है तो उसे पवन कहते हैं। सेकंड रूप में वायुधारा के रूप में, वायुधारा के अंदर ऊर्ध्वाधर गतिमान वायु को वायुधारा कहते हैं। यानी कि जब वायु गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद वायु हल्की हो जाती है और वो अपना वर्टिकल मूवमेंट करती है, और वर्टिकल जब मूवमेंट हो जाता है तो उसको एयर करंट कहा जाता है। टेवार्थ और फ्रिंच के अनुसार पवन को डिफाइन भी किया है। टेवार्था कहते हैं कि पवन वायुदाब की विशेषताओं को संतुलित करने में प्रकृति के प्रयास को दर्शाती है। तो इस प्रकार से पवन को डिफाइन करने में फ्रिंच और टेवार्था अपने विचारों को यहाँ व्यक्त करते हैं। पवनें और वायु धाराएं दोनों मिलकर वायुमंडल में एक संचार तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। इस डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं कि पवन और वायु धारा में क्या अंतर है, विंड और एयर करंट। जब एयर का मोमेंट हॉरिजॉन्टल होता है इस प्रकार से, तो उसे विंड कहते हैं। और जब एयर गर्म होने के बाद ऊपर उठती है तो उसको एयर करंट कहा जाता है। इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि पवनें और वायुधारा दोनों मिलकर वायुमंडल में एक संचार तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के द्वारा हम वायुमंडलीय परिसंचरण को समझ सकते हैं। जैसे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की पवन चलती है, तो ये पवनें गर्म होने के बाद ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है, जिसे एयर करंट कहते हैं। ऊपर जाने के बाद में इनका मोमेंट लो प्रेशर की ओर हो जाता है। यानी कि जहाँ धरातल पे हाई प्रेशर होता है वहाँ उसके ऊपर पार्ट में लो प्रेशर होता है, और जहाँ लो प्रेशर होता है धरातल पे, वहाँ हाई प्रेशर होता है। तो इस प्रकार से जो पवन और एयर करंट मिलकर मूवमेंट वायुमंडलीय परिसंचरण के रूप में करती है। नेक्स्ट, पवनों की दिशा एवं गति को नियंत्रित करने वाली कारक। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। सेकंड नंबर पे कोरियोलिस प्रभाव, कोरियोलिस इफेक्ट, भूघर्षण का प्रभाव। और फोर्थ नंबर पे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल ये वायुजनक बल कहलाता है। इससे ही पवनों का जन्म होता है। यहाँ हम जिसे हम यहाँ पर हवा कह सकते हैं या विंड्स कह सकते हैं, का जन्म होता है। उच्च वायुदाब व निम्न वायुदाब के बीच दबाव का प्रवणक उत्पन्न होता है। इसे बैरोमीटर डाल भी कहा जाता है। वायु उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, जिसके बारे में हमने जिक्र यहाँ किया था कि इन दो समदाब रेखाओं के दो बिंदुओं के बीच वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणतक बल समदाब रेखाओं के समकोण पे काटता है। जब समदाब रेखाएं नज़दीक होती हैं तब दाब प्रवणता बल अधिक होता है, और इस दशा में तेज पवनें चलेगी। और जब समदाब रेखाएं दूर दूर होती है तब दाब प्रवणता बल
कम होता है और इस कंडीशन में पवनें मंद गति से चलती हैं। तो इस डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं दाबणता बल, ये क्षेत्र है लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर, और इनके बीच में प्रेशर ग्रेडियंट हम देख सकते हैं। और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर एयर जब चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और सेकंड डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं समदाब रेखाएं और दाबणता बल। जब समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं तो दाबणता बल कम होता है, और जब समदाब रेखाएं नज़दीक नज़दीक होती है दाबणता बल अधिक होता है। और जब समदाब रेखाएं नज़दीक होती हैं तो तेज़ हवाएं चलेगी, और जबकि समदाब रेखाएं दूर होने से दाबणता कम होता है तो हवाएं मंद गति से चलती है। नेक्स्ट कोरियोलिस प्रभाव। कोरियोलिस प्रभाव के कारण पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, पवनें अपनी दिशा बदल लेती हैं। इस प्रभाव के बारे में सबसे पहले 1835 में गस्टव गस्पर्ड डी कोरियोलिस ने बताया था। कोरियोलिस ने बताया कि पवनें और समुद्री धाराएं सीधे रेखा में न चलकर पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति के पवन पीठ को टकराती है तो पवन उत्तरी गोलार्ध में उसके दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उसके बाईं ओर मुड़ जाती है। इस नियम को अमेरिकी विद्वान फेरल ने सन 1856 में सिद्ध किया था। अतः इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। जिस दिशा से पवन चल रही है, यदि उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर होगा। इस नियम को वाइसवेल्ट का नियम कहा जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 नियम पढ़े हैं। पहला कोरियोलिस प्रभाव। कोरियोलिस ये कहता है कि पृथ्वी घूर्णन के कारण पवनों की गति में परिवर्तन आ जाता है। फेरल का नियम ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर पवन उसके पीठ से टकरा रही है तो पवन उत्तरी गोलार्ध में उसके दाहिनी ओर, दक्षिण गोलार्ध में उसके बाईं ओर। इसी प्रकार वाइसवेल्ट ये कहता है कि जिस दिशा में पवन चल रही है, यदि उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ हो जाए तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब बाईं ओर और तथा दक्षिण गोलार्ध में दाहिनी ओर होगा। इस प्रकार से इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कोरियोलिस प्रभाव किस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में अगर हवाएं व्यक्ति के पेट से टकरा रही है तो व्यक्ति के दाहिनी ओर मुड़ जाएगी और दक्षिण गोलार्ध में उसके बाईं ओर। इसी प्रकार से कोरियोलिस प्रभाव का प्रभाव चक्रवात पर देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार से एंटी साइक्लोन कंडीशन रहती है, एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में पवनों की जो डायरेक्शन रहती है क्लॉकवाइज होती है। तो इस प्रकार से साइक्लोन के अंदर जो विंड चलती है उसके ऊपर कोरियोलिस का प्रभाव रहता है। जब साइक्लोन के दौरान लो प्रेशर सेंटर में होता है, हाई प्रेशर बाहर की ओर होता है। बाहर से अंदर की ओर जैसे ही एयर का मूवमेंट होता है तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें एंटी क्लॉकवाइज होती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, और ये प्रभाव कोरियोलिस बल के कारण ही होता है। नेक्स्ट भूघर्षण का प्रभाव। भूघर्षण का प्रभाव पवनों की दिशा और गति को प्रभावित करता है। जैसे कि महाद्वीपीय भागों में पर्वत पठार मैदान, पर्वतों और पठारों का ज़्यादा विस्तार रहता है, जिस कारण हम देख सकते हैं पवनें पर्वत और पठारों को जैसे टकराती है तो उनकी गति मंद पड़ जाती है, साथ में उनकी दिशा भी चेंज हो जाती है। जबकि महासागरों में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है तो यहाँ घर्षण पावर कम रहती है, जिससे महासागरों में पवनों की गति तेज होती है। जैसे हम देख सकते हैं पश्चिमी पवनें दक्षिण गोलार्ध के अंदर अधिक महासागरीय विस्तार होने के कारण उनकी गति तेज होती है, जिनका अलग अलग नाम भी रखा गया है। स्थलखंड के उबड़ खाबड़ धरातल के कारण गति मंद होती है पवनों की। नेक्स्ट अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। यह बल उस समय क्रियाशील होते हैं जब समदाब रेखाएं वृत्ताकार या गोलाकार होती हैं, और यह कंडीशन चक्रवात और प्रतिचक्रवात की होती है।
समदाब रेखाएं वृत्ताकार या गोलाकार चक्रवात और प्रतिचक्रवात के दौरान ही बनती हैं। पहली कंडीशन में चक्रवात के दौरान हम बात कर सकते हैं जब हवाएं बाहर से केंद्र की ओर अभिसारित होती हैं, यानी कि किसी क्षेत्र के अंदर लो प्रेशर सेंटर में और हाई प्रेशर बाहर की ओर हो, तो पवनें बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट करती है, जिसपे हमने कोरिलेस प्रभाव भी बताया था। जब हवाएं बाहर से केंद्र की ओर अपसारित होती है तो उस समय अभिकेंद्रीय बल क्रियाशील होता है और यह स्थिति चक्रवात की होती है, और इस पे कोरिलेस बल का प्रभाव भी देख सकते हैं, इसे अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे जब हवाएं अंदर से बाहर की ओर, यह कंडीशन प्रतिचक्रवात की होती है, अपसारित होती है, तो उसे समय अब केंद्रीय बल क्रियाशील होता है। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देख भी सकते हैं। पहली कंडीशन अभिकेंद्रीय बल या चक्रवाती स्थिति, जिसमें लो प्रेशर सेंटर में होता है, हाई प्रेशर बाहर की ओर होता है, बाहर से एयर अंदर की ओर मूवमेंट करती है, और पृथ्वी की घूर्णन गति कोरिलेस बल के कारण हवाएं बाहर से सेंटर की ओर एक वृत्ताकार रूप ले लेती हैं। इसी प्रकार से हाई प्रेशर जब सेंटर में होता है, लो प्रेशर बाहर की होता है, ये प्रतिचक्रवाती कंडीशन होती है, इसमें अभिकेंद्रीय बल क्रियाशील होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कारक के जो पवनों की गति और जन्म और दिशा को प्रभावित करती है, जिसमें हमने अध्ययन किया दापणवता बल, कोरिलेस का प्रभाव, भूघर्षण का प्रभाव, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट पवनों के प्रकार। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर दो प्रकार की पवनें मिलती हैं, धरातलीय पवनें और ऊपरी वायुमंडलीय पवनें। ऊपरी वायुमंडलीय पवनें जिसे हम जेट स्ट्रीम के रूप में अध्ययन करते हैं, जिनकी हाइट 9 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिलती हैं। दूसरी धरातलीय पवनें प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, स्थायी या भूमंडलीय या अनिश्चित पवनें। सेकंड नंबर पे मौसमी पवनें, जिसमें मानसून, स्थल समीर और समुद्र समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर। और स्थानीय पवनें, किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली पवनें, जैसे हमारे लू इंडिया के अंदर चलती है, चिनूक, फोन आदि प्रमुख है। तो इस प्रकार से इन पवनों का जिक्र हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।